हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विटामिन डी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वसा में घुलने वाले विटामिन। इसमें आज का टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी, ये विटामिन डी क्या होता है? तो अगर हम लोग विटामिन डी का बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और वहीं पे अगर इसके अन्य नाम का बात करें, अन्य नाम, इसे हम लोग कहते हैं सूखा रोधी, या इसी को कहा जाता है एंटी रिकेट्स विटामिन। एंटी रिकेट्स विटामिन, या इसी को हम लोग कहते हैं बोन मसल्स विटामिन। ठीक है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सनशाइन विटामिन। इसे वो क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। अगर हम लोग बात करें कि ये जो विटामिन डी है, तो ये विटामिन डी की प्राप्ति स्रोत क्या है, यानी क्या खाएं जिससे कि हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाए। चलिए, हम लोग विटामिन डी की प्राप्ति स्रोत कहते हैं, तो इसमें से 80% जो विटामिन डी होती है, 80% विटामिन डी, इसकी प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश से ही हो जाती है। किससे हो जाती है? तो सूर्य के प्रकाश से। और बाकी 20% के लिए हमें कुछ खाना पड़ता है, जैसे कि मशरूम हो गए, अंडा हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, मोटे अनाज हो गए। ये सब खाने से हमें 20% और हमें क्या मिल जाती है? तो विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। इसी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विडनस। क्या नाम था? रुडोल्फ विडनस। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने विटामिन डी को कई पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि विटामिन D1, D2, D3, D4, ठीक है, D5, D6, D7, अन्य पार्टों में इसे क्या किए थे? डिवाइड किए थे। अगर हम लोग यहाँ बात करें रुडोल्फ विडनेस के अनुसार, तो इन्होंने मुख्य रूप से विटामिन डी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला विटामिन D2 और दूसरा विटामिन D3। विटामिन D2 जो होते हैं ये 20% होते हैं। कितने होते हैं? 20%। और D3 कितना होता है? 80%। यानी इसमें कह सकते हैं कि ये जो D2 है, ये जो D2 है, ये हमें भोज्य पदार्थ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो भोज्य पदार्थ से मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? तो जिसे अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे बात हम लोग करें D3 का, तो D3 जो होते हैं, ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये मिलता है, और इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यानी D2 जो होता है, ये हम लोग मशरूम, अंडा, घी, पनीर, मोटे अनाज ये सब खाएंगे तो इससे हमें D2 मिल जाएगा। और वहीं कैल्सीफेरॉल का बात किया जाए तो ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अभी ये क्या होता है? तो जो अर्गो कैल्सीफेरॉल होते हैं, तो इसमें कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करना, क्या करना?
अवशोषित करना। यानी जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, इससे हम क्या चीज़ को अवशोषित करेंगे? कैल्शियम और फास्फोरस को। वहीं पे अगर हम लोग कैल्सीफेरॉल का बात करें तो यह सनशाइन विटामिन है। यह क्या है? सनशाइन विटामिन है। इससे आपको क्या मिलता है? सनशाइन मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ त्वचा के नीचे, साथ ही साथ आपने देखा होगा त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी मदद से विटामिन D3 का निर्माण होता है, और इसी की मदद से विटामिन D3 का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि अगर हम लोग के त्वचा के नीचे अगर बात करें तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसी की वजह से विटामिन D3 का निर्माण होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो विटामिन है, यानी कि विटामिन D2 और D3, ये दोनों को मिला दे तब हमारा किसका निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। अब विटामिन डी की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं प्रमुख बिंदु। अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट का बात करें तो विटामिन डी की कमी से, यानी कि ये जो विटामिन डी है, अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो दांतों में कैविटी या सड़न उत्पन्न होती है। ठीक है। यानी कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके दांत में कैविटी पकड़ने लगती है, दांत सड़ना शुरू हो जाता है। या इसी में कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से ही पीठ की जो हड्डियां होती हैं, पीठ की हड्डियां ये झुक जाती हैं, पीठ की हड्डियां झुक जाती हैं, और यही से क्या निकल जाता है? कुब्बर। तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनका थोड़ा कुब्बर वाला पीठ होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से ही जो गर्भवती महिला होती हैं तो उनमें गर्भपात होने की भी संभावना होती है। गर्भपात कहने का मतलब एबॉर्शन, यानी कि अगर जो गर्भवती महिला हैं उनमें विटामिन डी की कमी है तो चांसेस रहता है कि उनमें गर्भपात यानी एबॉर्शन हो सकता है। विटामिन डी की कमी से ही जो रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स जिसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सूखा रोग होता है। ठीक है। तो ये बीमारी हो सकती है, और इसमें पैर की जो हड्डियां हैं, पैर की हड्डियां ये मुड़ जाती हैं। पैर की हड्डियां कैसी हो जाती हैं? तो मुड़ जाती हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि वयस्क का बात करें, किसका बात? वयस्क यानी कि यंग लोगों का। वयस्कों में अगर बात करें तो जो वयस्क होते हैं तो अगर इनमें विटामिन डी की कमी हो गई तो इनमें टिटैनी नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी? टिटैनी नामक बीमारी होता है, जिसमें मांसपेशियों में, इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशी है, मांसपेशी, इस मांसपेशी में कैल्शियम या फास्फोरस कम हो जाता है, और जो मांसपेशी है इसमें ऐंठन होना शुरू हो जाता है। मांसपेशी में क्या होना शुरू हो जाता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसी में हम और भी कह सकते हैं कि जो वयस्क होते हैं, तो मान लीजिए कि ये वयस्क है, ठीक है, और ये वयस्क का मान लीजिए कि ये बोन है। ठीक है। ऐसे, सॉरी, ऐसे मान लीजिए ये वयस्क का क्या है? बोन है। ये मान लीजिए कि वयस्क का क्या है? बोन है। ठीक है। इस बोन में क्या है, यानी हड्डी में क्या है? तो कैल्शियम है और फास्फोरस है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हो जाए? कमी हो जाए, यानी कि मान के चलते हैं कि 25% की क्या हो जाए?
कमी हो जाए, तो कमी हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि ये जो है हड्डियाँ, तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो एक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्लोजेन। क्लोजेन, ठीक है। अब ये क्या करता है इस प्रोटीन से कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? लचीला होती हैं, ठीक है। और लचीला को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑस्टियो मलेशिया इसे कहते हैं। ऑस्टियो मलेशिया इसे कहते हैं। और ये जो कैल्शियम फास्फोरस है, तो ये बोन में क्या करता है? थोड़ा कठोरता प्रदान करता है। ये क्या करता है? तो कठोरता प्रदान करता है। तो कह सकते हैं कि वयस्कों में एक सूखा रोग नामक बीमारी होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रिकेट्स कहते हैं। और इसमें जो हमारी अस्थि होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसमें हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं, जिसके कारण अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो हमारे जो हड्डियां हैं वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि वो आसानी से टूट सकता है। तो ये सब विटामिन डी की कमी से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ई कि विटामिन ई क्या होता है। चलिए इसका भी बात हम लोग करते हैं, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई, अब ये विटामिन ई क्या है? तो विटामिन ई का हम लोग पहले रासायनिक नाम जानेंगे। सबसे पहले रासायनिक नाम, तो अगर रासायनिक नाम में हम लोग बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। वहीं पे विटामिन ई का बात करें तो विटामिन ई का अन्य नाम, अन्य नाम, तो अन्य नाम का बात करें तो इसमें संक्रमण रोधी विटामिन होते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन, या इसी को विटामिन ई को ही हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन ई का कैप्सूल आता है जो फेस में, हेयर में, ये सब में लगाया जाता है। उसके बाद विटामिन ई को बुढ़ापा रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इससे विटामिन ई का सेवन करने से, ये लगाने से जो झुर्रियाँ ये सब होती है वो धीरे धीरे गायब होते चल जाती हैं। विटामिन ई को ही एंटी रिंकल विटामिन भी कहते हैं। एंटी रिंकल विटामिन भी कहते हैं, यानी जो भी आई के पास, आईब्रो, ये सब का जो भी रिंकल होते हैं वो सब धीरे धीरे क्या होते हैं? गायब होते चल जाते हैं। उसके बाद विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि जिन्हें भी बच्चे, संतान, ये सब की प्राप्ति नहीं होती है, तो कहा जाता है कि विटामिन ई की आप सेवन किया कीजिए, जिससे कि बांझपन होना ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर विटामिन ई का प्राप्ति स्रोत का बात करें कि विटामिन ई प्राप्त करना है तो इसमें क्या क्या हमें खाना होगा, तो इसमें एक सब्जी आती है जिसे कहते हैं ब्रोकली, जो गोभी जैसा ही होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। आप ब्रोकली खाइए, इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई आपको मिलते हैं। इसके साथ आप सभी प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, इससे भी बांझपन, ये सब की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अंकुरित गेहूं खा सकते हैं, अंकुरित गेहूं हो गया। साथ ही साथ कपास के बीज का तेल आता है, कपास के बीज का तेल, कपास के बीज का तेल हो गया। साथ में मुर्गी और बत्तख का अंडा खा सकते हैं, मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, ये सब का क्या खा सकते हैं? अंडा खा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो धान के भुस्सी का तेल खाते हैं, क्या खा सकते हैं? तो धान की भुस्सी का तेल,
ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। साथ ही सूखे मेवे खा सकते हैं, सूखे मेवे जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, और इसमें सबसे अच्छा रहता है अखरोट, अखरोट का सेवन कीजिए। साथ ही साथ मछली का तेल, मछली का तेल, ये सब में विटामिन ई की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। अगर विटामिन ई से ई के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो विटामिन ई जो होते हैं, तो विटामिन ई महिलाओं में कम होने पे, यानी कि मान लीजिए कि विटामिन ई क्या हो गया, कम हो गया, किस में कम हो गया, तो महिला में, तो महिला में कम होने पर गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, गर्भ धारण करने की क्षमता क्या होने लगती है, कम। यानी कि अगर जल्दी से माँ ये सब बनने के लिए जिनको भी रहता है, तो विटामिन ई का सेवन करें, इससे गर्भ धारण करने की क्षमता क्या रहती है, परिपक्व होती है। साथ ही साथ मुर्गियों में विटामिन ई कम होने पे, मान लीजिए कि मुर्गी में विटामिन ई की कमी हो गई, तो अंडे से चूजे बाहर नहीं आते, यानी अंडा तो बना लेकिन इससे जो चूजे हैं वो बाहर नहीं आ पाते, चूजे क्या होते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि विटामिन ई काफ़ी ब्यूटी के लिए या फिर बांझपन ये सब के लिए, बुढ़ापा के लिए, या कई प्रकार की बीमारियों के लिए विटामिन ई बहुत ही फायदेमंद होता है। तो विटामिन ई का सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें विटामिन के का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें विटामिन के, विटामिन के, तो विटामिन के का भी सबसे पहले रासायनिक नाम, सबसे पहले क्या आ जाएगा, रासायनिक नाम। तो अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन होता है, या इसी को एक और नाम देते हैं नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। अगर विटामिन के का हम लोग अन्य नाम की बात करें, विटामिन के अन्य नाम, तो इसे हम लोग कहते हैं रक्तस्राव रोधी विटामिन, रक्तस्राव रोधी विटामिन। अगर विटामिन के की प्राप्ति स्रोत का बात करें, प्राप्ति स्रोत, तो इसके प्राप्ति स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप सभी प्रकार के जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं इसका सेवन कीजिए, हरे पत्तेदार सब्जी हो गए, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गए, ये सब का सेवन करने से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ एक फल आता है एवोकाडो, कीवी फल हो गया, ये सब का सेवन करना चाहिए। टमाटर हो गए, टमाटर खाइए, उसमें मोटे अनाज हो गए, मोटे अनाज, ये सब का सेवन करने से क्या होता है, विटामिन के की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग बात करें विटामिन के प्रमुख बिंदु के बारे में, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि ये जो विटामिन के है इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी बताइए। तो अगर प्रमुख बिंदुओं का बात करें, तो विटामिन के लीवर, हमारा विटामिन के जो होता है वो कहाँ रहता है, तो लीवर में स्टोर होता है। विटामिन के कहाँ रहता है, तो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। और के जो होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं, के क्या बनाते हैं, तो ये जो विटामिन के है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है, जिससे रक्तस्राव को रोका जाता है, जिससे क्या करते हैं कि ये जो ब्लड है, ठीक है, तो ये ब्लड को क्लॉटिंग करेगा, ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है, यानी कि रक्तस्राव का जमाव करता है, यानी रक्त का जमाव करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं विटामिन के।
अगर विटामिन के की कमी हो जाए, ठीक है, तो विटामिन के की कमी होने पे डॉक्टर ऑपरेशन रोक देते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए कि विटामिन के की क्या हो गई, कमी हो गई, तो अगर विटामिन के की कमी हो गया तो कोई भी डॉक्टर मान लीजिए आपका ऑपरेशन कर रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, तो इस ऑपरेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसी में विटामिन के2 एक आएगा। विटामिन क्या आता है, के2। चलिए हम लोग विटामिन के2 का भी बात कर ले। विटामिन के2 क्या होता है, विटामिन के2, अगर विटामिन के2 का बात करें तो विटामिन के2 का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो अगर विटामिन के2 का रासायनिक नाम बात करें तो रासायनिक नाम होते हैं फ्रेकिविनोन, फ्रेकिविनोन। फ्रेकिविनोन जो होते हैं ये सरी मछली जैसी दुर्गंध देती है। कैसी दुर्गंध देती है, तो सरी मछली जैसी दुर्गंध देगी, ठीक है, विटामिन के2। अब इसी में क्या होता है, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि विटामिन बी6, विटामिन बी6 हो गया, ठीक है, विटामिन बी9 हो गया, विटामिन बी12 हो गए, ठीक है, तो ये सबसे कमी से क्या हो सकता है, आरबीसी के लिए है, किसके लिए, तो आरबीसी के लिए। इसकी कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, तो एनीमिया रोग हो सकता है। मान लीजिए बी1, एक विटामिन आता है बी1, तो बी1 अगर कमी हो जाए तो आपका ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये सब के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बी1 किसके लिए जिम्मेवार होते हैं, तो ब्रेन और हार्ट के लिए। वही अगर हम लोग कुछ विटामिन और बात करें, विटामिन बी3, बी5, बी7, तो ये सब किसके लिए होते हैं जिम्मेवार, तो ये सब स्किन के लिए होता है। यानी कुछ ऐसे भी विटामिन है जो हमारे सेहत के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इसी में और बात करें विटामिन बी5, तो अगर बी5 की कमी हुआ, विटामिन बी5 का, इसमें क्या हो जाता है, बाल पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। बी7 की कमी हो गई, यानी विटामिन बी7 की कमी हो गई, तो बाल का गिरना हो शुरू हो जाएगा, बाल का गिरना शुरू हो जाएगा। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो होते हैं, तो इससे आँख के लिए जिम्मेवार होता है, किनके लिए, आँख के लिए, यानी आँखों के लिए, या फिर आँखों से संबंधित कोई भी संक्रमण रोधी बीमारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन ई का बात करें, तो ये जो तीनों होते हैं, तो ये संक्रमण रोधी होते हैं, यानी हमें संक्रमण से बचाते हैं, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, ठीक है। साथ ही साथ ए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, तो ए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो विटामिन ए हमें अपने भोजन में अधिक से अधिक लेने चाहिए। साथ में अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए जिम्मेवार होते हैं, हमारे मांसपेशियों के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। अगर हम लोग विटामिन के का बात करें तो विटामिन के जो होते हैं इससे रक्त स्राव होता है, यानी रक्त का जमाव होता है। वहीं हम लोग विटामिन ई का बात करें तो विटामिन ई ब्यूटी के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। विटामिन ई किसके लिए जिम्मेवार होता है, तो ब्यूटी के लिए। तो अभी तक हमने इतने सारे विटामिन के बारे में पढ़े, ठीक है, विटामिन बी6, विटामिन बी ई, ठीक है, ये सब के बारे में हमने पढ़े। तो ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे खनिज लवण और हमारा शरीर, कि खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें।